हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का जो आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो कि यानी कि सभी महत्वपूर्ण जितने भी गद्यांश है पद्यांश है, चाहे आप लोगों का हिंदी का हो चाहे आप लोगों का संस्कृत का हो। इस वीडियो में हम चर्चा क्या करेंगे इसको सबसे पहले बता देते हैं बाबू, एंड आप लोग को समझा देंगे। देखिए, इस वीडियो में जो चर्चा यानी कि आप लोग को बताया जाएगा क्या सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में चैप्टर वाइज बताया जाएगा। देखिए, चाहे आप लोगों का हिंदी का गद्य हो, क्या हो आप लोगों का हिंदी का क्या हो गद्य हो, ठीक है, चाहे आप लोगों का हिंदी का क्या हो पद्य हो, ठीक है। इसका जो रहता है 6 नंबर इसका कंप्लीट कराएंगे, 6 नंबर इसका, यानी कि 12 नंबर इसका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और सेम प्रोसेस क्या रहता है संस्कृत का जो रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है। संस्कृत का मान लीजिए जो गद्य रहता है क्या रहता है, गद्य रहता है, और संस्कृत का ही पद्य रहता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर संदर्भ पूछा जाता है और 3 नंबर का अनुवाद पूछा जाता है, ठीक है। और 5 नंबर इसमें पूछा जाता है, यानी कि 10 नंबर इसमें आप लोगों का मोटा मोटा कहा जाए कि 10 नंबर इसमें कंप्लीट होगा। टोटल इस वीडियो में हम 22 नंबर आप लोगों का कंप्लीट करेंगे। ये आप लोगों का कोई मतलब भौकाल नहीं मारा जाएगा या ना झूठी बातें बोली जाएंगी कि 70 में 70 नंबर कंप्लीट करेंगे, ऐसी बातें नहीं बोली जाएगी जो आप लोग को गुमराह हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन 22 नंबर, हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो 22 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इस टॉपिक पे बात करेंगे आंसर के साथ, ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में जितने भी सभी गद्यांश है पद्यांश है, सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे संस्कृत का हो या हिंदी का हो, यानी कि हिंदी गद्य पद्य के हो या संस्कृत गद्य पद्य के हो, सभी का इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आप लोग को बताएंगे। बहुत भारी डिमांड थी और सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को बताया जाएगा इसी चैनल पे, तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के समय को गवाए हुए चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर हमारा जो है मित्रता है। क्या है? मित्रता है। सबसे पहले क्या है चैप्टर का हमारा नाम है मित्रता, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो आप लोग उनका जीवन परिचय याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो तैयार कर लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये सब जो क्वेश्चन है बाबू ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि हर साल हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। ये बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग जरूर तैयार कर लेना। आप लोग का कर्तव्य यही होता है, आप लोग को उसको तैयार करना, हमारा कर्तव्य उसको बताना, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा। दिया गया पहला क्वेश्चन, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। सत्य बात है ये, ठीक है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय, क्या है, वांछनीय है, क्या है, वांछनीय नहीं है। और दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य के बराबर प्रीति और मित्रता रही है। और राम धीर और शांत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार और उच्चास्य कण और लोभों क्या है, लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, और उन पर दोनों की मित्रता खूब निर्भीक रही, यानी कि क्या थी, निर्भीक थी। और यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता होती। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, गद्यांश दिया गया। ऐसे पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये जब जो जो क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि महत्वपूर्ण, सभी बहुत महत्वपूर्ण आप लोग के क्वेश्चन है, किसके, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए किस पैटर्न में पूछेगा, पूछा गया प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए, संदर्भ, यानी कि इसे जो गद्यांश दिया गया इसका हमें क्या बताना है, संदर्भ बताना, ठीक है। तो आप लोगों को ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है, संदर्भ बना लेना। क्या ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना, इसमें आंसर क्या लिखना है, देखिए कॉपी पेन आप लोग लेकर के बैठ जाइएगा, इसको आंसर लिख लीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो देख लें, एक बार मतलब एक बार ही वीडियो देखें, हमारा ये बात कर रहे हैं, हम बार बार नहीं देखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसको नोट कर लीजिएगा। नोट जब रहेगा तो आपके पास मटेरियल रहेगा, उसको कभी भी सुबह शाम कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे देखिए समझिएगा कि लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में ये चीजें बता दिया गया था, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। दो देखो, इसमें जो गद्यांश में पूछता है 3 गुणे 2 रहता है, यानी कि इसका मतलब होता है बाबू क्या होता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 2 नंबर मिलेगा, टोटल कितना, 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आ गया ना। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है समझिएगा। यानी कि जो ये रेखांकित अंश किया गया, यानी कि जो नीचे अंडरलाइन किया गया, इसके हमें क्या करना, व्याख्या करना है कि लेखक क्या कहना चाहता है, उसके भावों को स्पष्ट करना, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं। इसका हेडिंग बनाना ब्लैक पेन से, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें क्या लिखना है समझिएगा, इसमें लिखना है कि शुक्ल जी कहते हैं कि, क्या शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव, क्या दो व्यक्तियों के स्वभाव एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व
है तो केवल इस बात की है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव के होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभा सकती है। क्या मित्रता नहीं निभा सकती? और राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य का स्पष्ट उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारा रेखांकित अंश लिख करके हो गया कंप्लीट। आशा करते इतना आप लोग को समझ में आ रहा है और आगे भी समझ में आएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन इसमें जो सा वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि आप लोग का जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया इसी गद्यांश में क्या दिया गया, राम और लक्ष्मण और के स्वभाव में क्या अंतर है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या लिखेगा, राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले यानी थे। ठीक है, वाले लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगढ़ स्नेह था। क्या था उनमें? बहुत ही स्नेह था, प्रेम था। ठीक है, राम और लक्ष्मण दोनों क्या थे, भाई थे। पता ही है किसके पुत्र थे, दशरथ के पुत्र थे। तो ये वाला भी हमारा क्या लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। तो इस प्रकार से पहले गद्यांश का आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट। इस टाइप के आप लोगों का देखिए ये आंसर लिख करके हो गया कंप्लीट। आशा करते हैं ये वाला आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं बिना को समय गवाए हुए। इसी चैप्टर में यानी कि दूसरे पहले ही चैप्टर में मित्रता नामक जो चैप्टर है उसी चैप्टर में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए बोर्ड एग्जाम का कोई भी पेपर उठा करके देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन बताया गया उसमें हर साल हर बार पूछता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बस ये बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग का कर्तव्य यही बनता है कि जरूर तैयार कर लीजिएगा। मोस्टली इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया गया। ठीक है, और इसी चैनल पर आज सब्जेक्ट की आप लोगों को क्या कमबैक किया जाएगा। कमबैक का मतलब क्या है समझिएगा, कमबैक का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर तैयारी जरूर कीजिएगा, शानदार तरीके से अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कीजिएगा, यानी कि प्राप्त कीजिएगा, और उज्जवल भविष्य की हम यही कामना करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या दिया गया कि दूसरा क्वेश्चन देगा विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो यह हमारा भी ये वहीं से लिया गया है। तो बाबू आप लोगों का ये काम क्या रहेगा, ये गद्यांश अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, यानी कि इसको रीड नहीं करेंगे। इसके जो आधारित क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। ये जो आप लोगों का मतलब है इसको आंसर जो लिखा गया है बहुत ही आसान तरीके से सेट किया गया ताकि आप लोग को याद करने में, इसको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए नहीं पढ़ेंगे बाबू इसको। आप लोग को देखिए समय ज़्यादा, आप लोग का क्या रहेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे हर बार की तरह इस बार भी हमारा क्या रहेगा, कम समय में अधिक जानकारी को बताना। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसमें देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया, क्या दूसरे टाइप का वही संदर्भ वाला ही है। क्या है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का, यानी कि दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक संदर्भ पूछता है, एक पाठ और लेखक का नाम। तो बाबू आप लोग को यहीं पर जानकारी क्या रखना है, अगर पाठ और लेखक का नाम पता है तो संदर्भ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, संदर्भ आप लोग को ये पाठ और लेखक का नाम तो ये पता है, ये प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो ये इस प्रकार से 2 नंबर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। क्या है कि जो ये रेखांकित यानी कि अंडरलाइन किया गया यहाँ से लेकर के करेंगे, यानी कि उत्साहित करेंगे यहाँ से लेकर के जो अंडरलाइन ये नीचे नीचे किया गया है वर्ड के, तो ये हमें क्या करना है, इसकी व्याख्या करना, यानी कि कवि का क्या भाव है, क्या मत है, क्या कहना चाहता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए बता देते हैं। क्या देखिए इसका आंसर क्या लिखेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचा करके हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर बनाता है। और हमारा क्या मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा और हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा रेखांकित अंश लिख करके भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया, क्या तीसरा क्वेश्चन देगा, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, हमें ये बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं एंड आप लोगों को समझा देते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा क्या कि व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वह उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे और मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे और समार्ग यानी कि अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, यानी कि क्या करेंगे, मोटिवेशन देंगे, मोटिवेट करेंगे और तथा निरुत्साहित
रिक्त होने पर वो उत्साहित करेंगे, यानी कि क्या, अगर मान लीजिए अंदर उत्साहित नहीं है, क्या है, उत्साहित नहीं है, तो यहाँ पर क्या, दुखी होने पर वो क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें यही उम्मीद रखना चाहिए, अपने मित्रों से यही आशा रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा इसमें भी 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था और तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख करके हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे भी दिक्कत नहीं होगी, यही हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन तीसरा जो दिया गया, तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बताने से पहले आप लोग को एक छोटा मोटा काम क्या करना है। देखो, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, वीडियो आप जब शेयर कर देते हैं सभी स्टूडेंट के पास, तो क्या रहता है कि जब वीडियो आप लोग अच्छे तरीके से शेयर कर देते हैं तो हमको भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, यानी कि प्रेरणा मिलता है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी लाया जाता है, यानी कि जो भी टॉपिक रहता है सभी जल्द जल्द से लाया जाता है। लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो एक छोटा मोटा आप लोग को काम करना है कि इस वीडियो को क्लास 10 के, यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल पर आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल को दिया गया, वहां से आप लोग को जा करके ज्वाइन हो जाना है। क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि यहीं पर सभी पीडीएफ नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इंपॉर्टेंट आप लोग को पेपर रहते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑल सब्जेक्ट के यहीं पर भेजे जाते हैं। तो जा करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इसी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आपका कंटेक्ट बताइए, तो आप लोग हमसे कंटेक्ट ना लेकर के इंस्टाग्राम का कंटेक्ट लेकर के हमसे मैसेज डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। उसका भी लिंक कहाँ पर दिया गया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ठीक है। चलिए, समय गवाए हुआ, अब बिना समय गवाए हुए अपने अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीत और सर्ववित्त को ही नाश नहीं करता, बल्कि वृद्धि भी, क्या, बुद्धि भी, क्या है, सॉरी बाबू, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर बुद्धि का भी क्षय करता। तो इस प्रकार से ये वाला दिया गया, तो इसको भी स्टडी कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, ठीक है। किताब में होता है, क्वेश्चन बैंक में होता है, नोट्स में भी आप लोगों के होगा, तो इसको रीड कर लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। इसमें आ वाला यानी कि पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि जो ऊपर वाला अवतरण दिया गया, यानी कि जो गद्य दिया गया, गद्यांश जो लिया गया, उसके पाठ और लेखक का नाम लिखना। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम क्या है, मित्रता है, और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इतना बार बता दे रहे हैं तो याद ही हो जाना चाहिए, दिमाग में क्या हो जाना चाहिए, फीड हो जाना चाहिए, यानी कि वो दीर्घकालीन जो मस्तिष्क उसमें क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बा वाला क्वेश्चन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें क्या करना, जो रेखांकित अंश ऊपर किया गया इसी की हमें क्या करना है, व्याख्या करना, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि इसमें रेखांकित अंश कम किया जाएगा, तो कम ही इसका व्याख्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। इसमें लिखना क्या है कि शुक्ल जी कहते हैं, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है, क्या, घातक बुखार के समान हानिकारक होती है, ठीक है। यानी कि बुरी संगत अगर किसी का है तो ये जो घातक बुखार हो जाता है, क्या, ज्वर जिसे कहते हैं, तेजी से बुखार हो जाता है, जिसमें डेथ भी हो जाती है लोगों की, और बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, जैसे बुरी संगत होता है ना, उसी प्रकार से ये भी होता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। फिर अगला क्वेश्चन आगे देखिए, स्टेम के आगे आंसर क्या लिखना है कि जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर में ग्रसित है, यहाँ पर क्या है, ग्रसित रहेगा, ठीक है, ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता। सत्य बात है, वही आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, वही लास्ट में भी लिखा गया, ठीक है, ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन और बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके हो गया कंप्लीट, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सा वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, यानी कि इसका उत्तर क्या लिखेगा, युवा पुरुष की बुरी संगत उसे अवनत के गड्ढे में प्रतिदिन, यानी कि दिन प्रतिदिन या दिन प्रतिदिन, ठीक है, गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर यानी कि लगातार उन्नत की ओर यानी कि अग्रसर करेगी, यानी कि आगे बढ़ाएगा, क्या, उन्नत की ओर आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी बता करके हो गया कंप्लीट। दूसरा चैप्टर यानी कि हमारा क्या, ममता स्टार्ट होता है, जिसके लेखक
देखिए ममता चैप्टर है, क्या है ममता जी, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका भी जितने भी क्वेश्चन है यानी कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आप लोग को बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, बस आप लोग धैर्य बना करके वीडियो के अंत तक बने रहो, ठीक है। ठीक ठीक है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया, यानी कि कह सकते हैं इस चैप्टर का अगर पहला चैप्टर माना जाएगा और वीडियो का माना जाएगा तो हमारा टोटल ये चौथा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या है, भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना रहेगा, ना क्या नहीं ना रहेगा, रहेगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके। यहाँ पर क्या रहेगा, अन्न रहेगा। मिस टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं तो इतना तो समझ ही सकते हैं। अन्न ना दे सके या असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो इस प्रकार से हमारा क्या दिया गया, गद्यांश दिया गया। इसके जो क्वेश्चन दिया गया इसका आप लोग का आंसर रूबरू तरीके से बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करने के बाद एक प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ, जब वीडियो शेयर कर देंगे तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ वीडियो को शेयर कर दिए हैं, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताइएगा जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या देगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। तो ब्लैक पेन से यानी कि काला पेन से आप लोग को हेडिंग बनाना रहता, पता ही है ना, ठीक है। तो काला पेन से हेडिंग बनाएंगे क्या, संदर्भ। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस प्रकार से 2 नंबर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बा वाला दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि क्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग बना लेना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें क्या लिखना है समझिएगा, देखिए इसमें लिखना है क्या समझिएगा, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखना है, लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने उस सोने के आभूषणों से भरा क्या हुआ थाल देखा तब वह हत क्या हो गया, हत प्रभ हो गई, और वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए उतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर यानी कि उत्तर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सा वाला क्वेश्चन देगा, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, हमें ये बताना। तो इसका आंसर यानी कि उसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपने पिता के द्वारा शेरशाह सूरी के उत्कोच के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो इस प्रकार से 2 नंबर ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन 5 वाला यानी कि 5वां क्वेश्चन देख लेते क्या, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य के गुप्त, यानी कि यह भी ममता नामक पाठ से लिया गया, गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। तो ये भी क्या लिया गया, ममता नामक पाठ से लिया गया। इसको रीड कर लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिख, यानी कि हमारा ऊपर जो गद्यांश दिया गया उसका हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, वही आप लोग का रहेगा क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। 2 लाइन में हमारा क्या लिख करके, संदर्भ लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। आसान तरीका वाला बता रहे हैं कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। और यहाँ ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। बा वाला क्वेश्चन हमारा क्या देगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो रेखांकित अंश जो अंडरलाइन किया गया नीचे उसी की क्या करना, व्याख्या करना। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखना क्या है समझिएगा, लिखिएगा कि श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है या कहते हैं कि काशी भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ है, जहां बौद्ध भिक्षुकों के बौद्ध विहार टूटकर खंडहरों में बदल चुके थे, और इन बौद्ध विहारों के मौर्य वंश के राजाओं तथा गुप्त काल के सम्राटों ने बनाया था। और इन बौद्ध विहारों में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्पकला के बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति का गान करते करते प्रतीत हो रहे थे। तो इस प्रकार से ये वाला भी 2 नंबर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और सा वाला इसी में क्वेश्चन क्या दिया गया, धर्मचक्र कहाँ स्थित है, यानी कि जो धर्मचक्र है वो कहाँ स्थित है हमें ये बताना। तो इसका आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं, उसी में से छाट करके लिखना रहता है, जो कि हम छाट करके आप लोग को यहाँ पर आंसर लिख के बता दे रहे हैं। इसमें आंसर क्या लिखना है, धर्मचक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में, यानी कि सारनाथ नामक स्थान पर स्थित है। ये भी लिख सकते हैं, या काशी के उत्तर में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में सारनाथ नामक स्थान पे भी लिख सकते हैं। तो आप लोग 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है,
आगे का क्वेश्चन दिया गया, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सांसद था या साधारण मुगल। तो ये वाला भी रीड कर लीजिएगा, इसका जो आंसर क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर बता देते हैं। संदर्भ आप लोग का सेम रहेगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, संदर्भ वैसे ही लिखना रहेगा जैसे चैप्टर का आप लोग का रहता है। सब सिर्फ क्या रहता है, अगर जिस चैप्टर से लिया रहेगा उसी चैप्टर का नाम लिखते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं, ठीक है। इसमें देखो एक चीज ध्यान देना है, बहुत लोग क्या रहते हैं, अगर पद्यांश क्या करते हैं, ये ट्रिक जान लो बाबू, अगर पद्यांश क्या करते हैं तो यहाँ पर लेखक कर देते हैं, जो कि गलत माना जाता है। पद्यांश में क्या होते हैं, कवित्री या कवित्री होती है, ठीक है। महिलाओं को कवित्री कहा जाता है, जैसे क्या सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, और महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे। तो ये कवि के अंतर्गत थोड़ी ना आएंगे, कवि में जो आएंगे जैसे कबीरदास जी हो जाएंगे, सूरदास जी, ये सब जो मतलब पुरुष में आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, सरल भाषा में समझो। और गद्य में क्या होते हैं, लेखक होते हैं, ये भी जान लो। गद्य में क्या होते हैं, लेखक होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है। तो संदर्भ लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। रेखांकित अंश की व्याख्या इसको बता देते हैं, ये नहीं होता बहुत लोगों से, हम जानते हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो कैसे करना है। देखो इसमें लिखना है कि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि क्या रह मतलब कहते हैं यहाँ पर कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि क्या, उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना, क्या मेरी यहाँ पर प्रार्थना क्या सुन ली और मुझे जीवित रहते बेहतर होने से बचा लिया। क्या, जीवित रह से बेघर रहेगा, क्या रहेगा, बेघर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बेघर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, बेघर रहेगा। मिस टाइपिंग है, कोई बात नहीं, बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर, यहाँ पर क्या रहेगा, छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट गया है, क्या निकट आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ, क्या रहेगा, मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ, नहीं मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी आंसर प्यारा सा लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन इसमें सा वाला, यानी कि हमारा तीसरा क्वेश्चन दिएगा, ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। यानी कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या लिखना है, देखिए इसका आंसर लिखिएगा, ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के चेर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर के भयभीत रही थी। तो इस प्रकार से 2 नंबर ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया, क्या कि मैं ब्राह्मणी हूँ और मुझे तो अपने धर्म अतीत देव की उपासना पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ यानी कि ये वाला भी वहीं से लिया गया, क्या ममता से लिया गया। तो इसका क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा आप लोग का, ये जो गद्यांश दिया गया इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो आंसर दिया गया आप लोग का, इसका क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन दिया गया, पाठ और लेखक का नाम वही रहेगा ममता, और क्या रहेगा, जयशंकर प्रसाद जी रहेगा। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बा वाला क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, समझिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। हेडिंग बनाइएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें क्या लिखना है कि ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता है, और मुझे पता है अपने अतीत धर्म का पालन करना चाहिए और इसको विश्राम करने की आज्ञा दे देनी चाहिए। और अगले ही पल में मन में विचार आता है कि यह तो धर्मभ्रष्ट मुगल है, क्या है, धर्मभ्रष्ट मुगल है। मुगलों ने ही तो उसके पिता की हत्या की थी। यदि भी धर्मों कोई और होता तो उसके प्रति दया दिखा करके उसे आश्रय दिया जा सकता। प्रीतहंता को तो कदाप आश्रय नहीं देना चाहिए। यानी कि प्रीतहंता मतलब जो पिता की हत्या किए थे, क्या हत्या किए थे, किसकी, उसके पिता के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे भी समझ में आएगा। अभी देखो क्या है, झांकी है पिक्चर अभी बाकी, अभी क्या है, गद्यांश से चला, अभी पद्यांश आएगा। अभी देखो हिंदी का गद्य आएगा, फिर हिंदी का पद्य आएगा, फिर संस्कृत का आएगा, फिर आप लोग का क्या, हिंदी का संस्कृत का गद्य पद सब आएगा, सब खत्म होगा इसी वीडियो में, सब खल्लास है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में वादा किए तो वादा को जरूर निभाया जाएगा। जो 22 नंबर का आप लोग का ये है खेला है, उसको भी आप लोग का खल्लास किया जाएगा, यानी कि खत्म किया जाएगा। तो ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, कोई क्या दिक्कत है, ठीक है। इसमें सा वाला क्वेश्चन दिया गया कि छल नहीं तब नहीं खीर जाता हूँ तैमूर का वंशधर,
खी से छल करेगा जाता हूँ, वाक्य किसने कहा था, हमें ये बताना और क्यों कहा था। इसका आंसर लिखिएगा कि छल नहीं तब नहीं खी जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से उलझ करेगा जाता हूँ, वाक्य में मुगल हुमायूं ने ममता से कहे थे। हुमायूं तैमूर का वंशज था, उसका मानना था कि तैमूर का वंशज कुछ भी कर सकता था लेकिन किसी भी खी के साथ धोखा कदाप नहीं कर सकता था। इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट, और दूसरा चैप्टर भी हमारा लिख करके हो गया कंप्लीट। इससे जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वो महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न थे सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता करके हो गया कंप्लीट। तीसरा चैप्टर यहाँ से हमारा अगला स्टार्ट होता है क्या लिखूं, यानी कि क्या लिखूं वाला जो चैप्टर है, इसका भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया। यहाँ पर ये जो है पद्मलाल पुन्नालाल जी हैं, अगर आप लोग को सिलेबस में होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो इसको आप लोग को क्या वीडियो को स्किप करके आगे देख लीजिएगा, मतलब आगे मतलब वीडियो को थोड़ा भगा दीजिएगा, यानी कि भगाने का मतलब क्या, स्किप ऐसे कर दीजिएगा, आगे देख लीजिए अगर सिलेबस में होगा तो, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपरली हमें ये सिलेबस की बात ये वाला जानकारी नहीं है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं, समझ लो। देखो यहाँ पर क्या देगा, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, तो ये वाला भी रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसमें आंसर क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, तो ये वाला आंसर लिख करके हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन इसी में दिया गया है, बा वाला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो हेडिंग बना लेना रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखना क्या है कि लेखक श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का कहना है कि जिन नौजवानों ने संसार के कष्टों, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना नहीं किया है, उन्हें यह संसार बड़ा आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता है, क्योंकि वह अपने उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखते हैं, जीवन संघर्षों से बहुत दूर रहते हैं और दूर के डोल तो सभी को सुहावने लगते हैं। जो अपने बाल्यावस्था और जवानी को पार करके अब वृद्ध हो गए हैं, वह बीतते समय को गीत गा करके प्रसन्न होते हैं। नवयुवकों से भविष्य दूर होता है और वृद्धों से उनका बचपन बहुत दूर हो गया होता है। नवयुवकों को भविष्य तथा वृद्धों को अतीत प्रिय लगता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर भी लिख करके हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या कि वर्तमान समय सदैव सुधारों का कि समय क्यों बना रहता है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा कि वर्तमान समय सदैव सुधारों का समय इसलिए बना रहता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह युवा हो या क्या हो या अश्ववृद्धि अपने वर्तमान से दुखी रहता है। सब अपने वर्तमान से दुखी रहते हैं, जैसे तुम ही लोग हो अपने वर्तमान से दुखी रहोगे क्या, वर्तमान से बहुत सारे स्टूडेंट दुखी रहते हैं कि पेपर ना हो, पेपर वैसे पास हो जाए, पेपर ना देना पड़े, तो ऐसे दुखी रहते हैं, है कि नहीं बाबू, ऐसा होता है ना। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, तो ये आंसर बताने का पर्पस था हमारा, ठीक है, और कोई बात नहीं थी इसमें। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया, तो ये वाला भी रीड कर लीजिएगा, यानी कि स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया वो पाठ और लेखक का नाम लिखना, तो पाठ का नाम क्या है, क्या लिखूं, ठीक है, और लेखक का नाम क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर लिख के कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, क्या कीजिए, रेखांकित अंश की यहाँ पर हमें व्याख्या करना, ठीक है। देखिए इसका हमें क्या लिखना है, विद्वान लेखक जी यानी कि बख्शी जी कहते हैं कि साहित्यिक सुधार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य का समन्वय करते हुए यह सोच कर प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं, क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है, अतः भविष्य में उसमें सुधार की गई आवश्यकता नहीं होगी, किंतु कुछ समय पश्चात ही उनके सोच की यह भव्य इमारत छायाशाही हो जाएगी और आज के ये युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर के अतीत का गुणगान करेंगे। तो आंसर भी लिख करके हमारा ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, दूर से ढोल सुहावने क्यों लगते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका उत्तर लिखिएगा कि प्रस्तुत अवतरण में लेखक का कहना है कि जो कुछ भी आज प्रासंगिक है कल वही अप्रासंगिक हो जाएगा, उसमें सुधार की अपेक्षा की जाने लगेगी या अप्रासंगिकता और सुधार का क्रम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और साहित्य में भी निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर लिख करके कंप्लीट, तीसरा चैप्टर भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। रही बात यहाँ पर चौथा चैप्टर की बात, क्या चौथा चैप्टर जो आप लोगों का क्या है,
ये आप लोगों का ये है क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृत है, क्या है, भारतीय संस्कृत है। उसमें वैसे बहुत सारे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोगों का यही हमारा आप लोगों का कर्तव्य रहेगा, इसको आप लोग खुद से एक बार तैयार कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें इसमें नहीं शिफ्ट किया गया, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। 2-3 गद्यांश उसमें याद कर लीजिएगा, वैसे पूछा नहीं जाता। जब पेपर में बैठेंगे ना, बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर अथवा करके क्वेश्चन दिया रहेगा, तो अथवा करके भी आप लोगों का क्वेश्चन करना रहता है ना, तो अथवा करके जो क्वेश्चन वहाँ पूछेगा ना, यही जो बताया गया यहीं से आप लोग का फंसेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। फिर आप लोगों का क्या दिया गया यहाँ पर, आप लोग का सभी देखो गद्यांश का आप लोगों का किस्सा खत्म हो गया, यानी कि जो आप लोगों का क्या था, जो हिंदी का गद्यांश था यानी कि गद्य था, वो हमारा क्या हो गया, इंड हो गया, क्या हो गया, इंड हो गया, ठीक है। अब आ गया महत्वपूर्ण सभी पद्यांश जो कि हल सहित आप लोगों को लिए गए हैं, तो इसको भी आप लोगों को धुरंधर तरीके से अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपा पंगुगिरी लंगे को लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरे सुने गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिहि पाई। तो हमारा ये प्यारा सा क्या लिया गया, ये आप लोगों का प्यारा सा ये आप लोगों का पद्य है, क्या है, पद्य है, जो कि आप लोगों का इसमें पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लोग को हेडिंग बना लेना, इसमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में से पद नामक पाठ से लिया गया। कौन से पद नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक, यहाँ पर देखो लेखक नहीं होगा कवि होगा, क्या होगा, कवि होगा, यहाँ पर गलती नहीं करना है, समझ में आ ना। इसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं, तो इस प्रकार से हमारा ये लिख करके आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया, क्या देखिए अगला क्वेश्चन देगा, प्रस्तुत गद्यांश का व्याख्या कीजिए, यानी कि प्रस्तुत गद्यांश की हमें व्याख्या करना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, व्याख्या हेडिंग बना लीजिएगा, या आप लोगों को इसमें क्या लिखना है, लिखना है भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है और इनकी इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है, यानी कि पार कर लेता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और इन चरणों को के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा जो व्यक्ति होता है सुनने लगता है और गूंगा बोना बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर राजा बनकर के अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, यानी कि जो राजाओं के ऊपर क्या होता है, छतरी होता है, वो धारण कर देता। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु की श्री कृष्ण की यानी कि चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। और ये हमारा आंसर भी लिख करके, व्याख्या भी लिख करके हो गया कंप्लीट। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि कमेंट भी करते हैं कि व्याख्या लिखना बता दीजिए, हम व्याख्या नहीं करना जानते, तो व्याख्या इसी तरीके से छापना है, छापना क्या है बाबू, लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया ना। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर देखो 2 टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है कि चरण चरण यहाँ पर है, यानी कि चरण है कि शब्दों का तत्सम रूप, ठीक है। तो चरण होता है, क्या होता है, चरण का चरण होता है, ठीक है। तत्सम रूप चरण होता है, चरण का जो तत्सम रूप होगा चरण होगा, समझ में आ गया ना। और यही क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा क्या होता है, ये भी जान लो कि वर्णों की आवृत्ति जिन भी शब्दों में, यानी कि जिन भी वाक्यों में, क्या जिन भी, सॉरी शब्द नहीं रहेगा, जिन भी वाक्यों में यानी कि सेंटेंस में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया ऊधो मन मोहे, यहाँ पर देखो मिस टाइपिंग हुआ, कोई बात नहीं, अपने अनुसार इसको तैयार कर लेना। दिया गया ऊधो महे मन मन भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, यहाँ पर ना रहेगा, क्या रहेगा, ऊधो मन न भये 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम संग ईस को अवरोधो ईस और इंद्री शिथिल भाई केसो बिनु जयो देहि बिनु शीस आशा लगत रही तन सासा मैं जीव कोट बरीस। तो ये वाला पद्यांश दिया गया। और तुम तो शाखा श्याम सुंदर के, यानी कि तुम तो शाखा किसके हो, श्याम सुंदर यानी कि श्री कृष्ण को हो। गोपियाँ कहेंगे, अभी आगे बताएंगे आंसर, ठीक है। फिर सकल लोग के ईश और सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो ये वाला हमारा क्या दिया गया, पद्यांश दिया गया, प्यारा सा ये पद्यांश दिया गया। इसका प्यारा सा आंसर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं एंड आप लोगों को समझा दे रहे हैं। इसका लिखने यहाँ क्या कि प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक पद खंड में पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक यहाँ पर नहीं रहेगा, कवि रहेगा। बार बार यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया, मिस टाइपिंग कर दिया गया, कोई बात नहीं।
ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, कभी रहेगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए, यानी कि क्या कीजिए, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है, देखिए व्याख्या आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आप लोगों का जो प्रॉपर तरीके से व्याख्या बताया जा रहा है। बहुत स्टूडेंट अभी क्या आएगा कि इतना बड़ा बड़ा व्याख्या थोड़ी ना लिखना रहता, तो बाबू लिखना रहता है तभी तो नंबर पूरा पूरा मिलेगा। जैसा क्वेश्चन है उसे वैसे आप लोग का व्याख्या भी रहेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखना है, व्याख्या लिखेगा कि गोपियाँ उधो जी से कहती हैं कि हे उधो, क्या है उधो, हमारे मन 10-20 नहीं है, क्या हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था, वो और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम क्या, अतः हम के बिना, यानी कि मन के बिना हम तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के हम की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। और आगे भी जानो क्या है, आगे देखो, अभी तो क्या यहाँ पर देखो, और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम श्री कृष्ण के, क्या कृष्ण के बिना मृतवत, क्या हो गए, मृतवत हो गई हैं। और जीवन के लक्षण रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही कि श्री कृष्ण मथुरा के आवश्यक लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, क्या हो, मित्र हो, यहाँ पर रहेगा मित्र हो, और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के दाता हो। यहाँ पर क्या रहेगा, दाता रहेगा। ठीक है, ज्ञाता रहेगा, क्या रहेगा, दाता रहेगा यहाँ पर हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ से कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि नंद जी के क्या पूर्व श्री कृष्ण को छोड़ करके हमारा कोई आराध्य नहीं है, हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। तो इस प्रकार से हमारा व्याख्या भी लिख करके हो जाएगा बाबू कंप्लीट। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, उद्धव जी, क्या लिखना है, उद्धव जी से गोकुल क्यों आए, यानी कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, हमें ये बताना। तो इसका आंसर क्या लिखना है, उद्धव जी गोपियों को योग यानी कि मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट। आगे क्वेश्चन दिया गया, उद्धव मोहि ब्रज विरासत नाही, वृंदावन गोकुल उपवन संग कुंजी की छाही। तो इसको भी रीड कर लीजिएगा, यानी कि पढ़ लीजिएगा। जो इसका क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, पद्यांश का संदर्भ सेम वैसे लिखना है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा गया वैसे सेम लिखना है। ठीक है, क्योंकि उसी चैप्टर से लिया गया। प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या करना, तो व्याख्या वाली बात बता रहे हैं। ठीक है बाबू, व्याख्या वाली बात आप लोगों को बता दे रहे हैं। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी कक्षा 10 के धुरंधर छात्र होंगे, क्या होंगे, यानी कि अच्छे बच्चे होंगे, उनके पास जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को आप लोग का कर्तव्य बनता है कि सभी के पास शेयर करना। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और किस टॉपिक पे कैसा हमारा ये वीडियो लगा है थोड़ा कमेंट करके उत्साह जरूर बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा बाबू। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे किसी भी प्रकार की कोई स्टूडेंट की समस्या होती है, हमसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आईडी दिया गया, जा करके बात कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं, कैसे करें, तो इसीलिए आप लोगों को वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, व्याख्या इसका लिखना है कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों को दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। और वह उद्धव से कहती हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन में सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के क्या, यानी कि वहाँ के घने गुंजी की छाया को भी नहीं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देख करके मुझे तो सुख मिलता था और वह मुझे रह कर स्मरण हो आता है। और मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियां और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें बहुत याद आती है, क्या आती है, बहुत याद आती है। तो ये कष्टदायक वाला व्याख्या लिख करके भी हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया क्या कि श्री कृष्ण किसके ध्यान में खो
खो कर रह गए, हमें ये बताना। तो श्री कृष्ण ब्रजवासियों को ध्यान में खो गए थे, हमें ये बताना। तो ये वाला भी आंसर लिख करके 2 नंबर कंप्लीट। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जितना है, ठीक है। देखो क्या दिया गया। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर मधुकर कहीं समुझाए सो है, बूझत साँच न हास, यानी कि हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। को है जनक, को है जननी, को है नारी, को है दासी, और क्या है, कैसे बनन भैंस, कैसे कैसे है, यानी कि किस रस में अभिलाषी। तो इसको भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर क्या दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, यानी कि संदर्भ आप लोग का सेम रहेगा, पद से लिया गया, और इसका लेख कवि कौन है, सूरदास जी हैं, ठीक है। ये पद संदर्भ आप लोग का इसका सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें जो व्याख्या करना है, चलिए व्याख्या बता देते हैं। इसका व्याख्या लिखना है क्या, देखिए प्रस्तुत पद्यांश में लिखिएगा, इसका व्याख्या बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखिएगा कि गोपियाँ भ्रमर की अनुयुक्त से ऊधो को संबोधित करते हुए पूछती है कि हे ऊधो, तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश के रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिला करके सच सच पूछ रही हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही है। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता उसकी माता कौन है, यानी कि जनक और जननी कौन है, उसकी पत्नी कौन है उसकी पत्नी, और दसिया कौन कौन है, ठीक है, दासियां कौन कौन है। उस निर्गुण ब्रह्मा का रंग कैसा है, यानी कि, और उसकी वेशभूषा कैसी है, और उसकी किस रस में रुचि है, यानी कि अभिलाषा है। गोपियां ऊधो को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों को ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां के ऐसे प्रसन्नों को सुन करके ज्ञानी ऊधो ठगे से रह गए, और उनका सारा ज्ञान गर्भ अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। और आंसर भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, प्रमर है, क्या है, प्रमर है, ठीक है। ब्रज की गोपियों को ऊधो को, यानी कि प्रेम है, क्या है, प्रेम है, ठीक है। यानी कि ब्रज की गोपियों को ऊधो को भरमर है, क्या है, भरमर, अर्थात भरी की उपमा देती है, ठीक है, भरमर हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट। फिर आगे का क्वेश्चन, इसमें क्या दूसरे तरीके से क्वेश्चन दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश में क्या चित्रण हुआ, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखेगा, प्रस्तुत पद में कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों के अनुयुक्त में व्यंग करने की स्वभावगत का प्रवृत्ति कावड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ, ठीक है। ये वाला भी, और जो अगला दूसरे टाइप के इसी क्वेश्चन जो ऐड है, क्या है, सो एवं सात शब्दों का अर्थ लिखिए। तो इसका मतलब सो शब्द का अर्थ होता है सौगंध, एवं सात शब्द का होता है सत्य। सांच, जैसे कहते नहीं, सांच को कभी नहीं आंच लगती है, यानी कि सत्य को कभी या आंच, यानी कि कोई कष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट। अगला चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या, धनुष भंग और वनपथ। एक ही चैप्टर है, यानी कि इसमें 2 टॉपिक है, 2 चैप्टर ऐड है। तो इसको भी आप लोगों को, इससे भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आंसर आप लोग को बता दे रहे हैं, एंड आप लोग को समझा दे रहे हैं। इसमें क्या दिया गया, पुरते निकसी दौर वधु, यानी कि वधु धीर धीर हाय, यानी कि पग, यहाँ पर पग क्या, मग डगमगाए, ठीक है, यानी कि पग में डगमग डग है, ठीक है, यानी कि डगमग है। तो ये वाला आप लोगों का लिया गया है, यानी कि आप लोग का ये पद्यांश, इसको रीड कर लीजिएगा बाबू। इसको रीड करेंगे तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका देखिए क्या लिखेगा, संदर्भ आप लोग को हेडिंग बना लेना। इसमें क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक पद खंड में वन पथ है, क्या है बाबू, यहाँ पर पथ है, ठीक है, वन पथ पर, यानी कि वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया ना। इसकी व्याख्या भी करके बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। व्याख्या क्या लिखना है, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ क्या लिखना है, श्रृंगवरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे। सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी और उनके सुंदर ओंठ टकान के कारण सूख गए। तब सीता जी अपने प्रीतम राम से यानी कि कहा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कितनी दूर पर पतो, यानी कि क्या,
बातों की कुटिया बनाकर रहेंगे। और अंतर क्या लिखना है यहाँ पर, मुनिष्यो आश्री क्या यानी कि प्रीत्यम, यहाँ पर क्या रहेगा, प्रीतम श्री राम यानी कि सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वह बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राज्य महल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देख करके श्री राम के सुंदर नेत्रों, यहाँ पर क्या रहेगा, नेत्रों रहेगा, से आंसू टपकने लगी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर भी लिख करके हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, पड़कुटी में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो पड़कुटी में कौन सा समास है, क्रमधारय समास है। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, पत्तों की कुटिया, क्या हो जाएगा, पत्तों की कुटिया बना करके रहते थे। ठीक है, आंसर भी ये वाला हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया, सुनी सुंदर की बहन सुधा रसानी सायानी है जानकी जी जानी भली तिहार के नैन सैन्य तीन है, यानी कि ये वाला दिया गया। तो इसको भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से आप लोग बाबू। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर आप लोगों को बता देते। दिया गया, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए और तथा व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो संदर्भ आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है कि पद से नाम यानी कि वन पद से लिया गया। यहाँ पर पद नहीं है बाबू, पद है, मिस टाइपिंग कर दिया गया है। ठीक है, वन पद है। इसके लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये 2 नंबर लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, इसका आंसर बता देते हैं। लिखना है, इसकी व्याख्या करना है, यानी कि जो ऊपर वाला पद्यांश में लिखना है, ग्राम वधुओं ने क्या, राम के, यहाँ पर राम नहीं है बाबू, राम के विषय में सीता जी से कहती हैं, यानी कि क्या, सीता जी से पूछती हैं कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे बातों, यानी कि बातों वचनों के सुन करके चतुर सीता जी उनके उनके मनोभावों को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मूर्त यानी कि उन्हें मुख से कुछ कहने, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, उन्हें मुख से कुछ कहने की ही आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने सुयोजित लज्जा के कारण कुछ बोलने की, यहाँ पर कुछ रहेगा, देखो बहुत गलतियाँ किया गया बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लो, कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने क्या, यानी कि शर्माते हो लज्जा, यानी कि क्या लिखना है, सोमोजित लज्जा के कारण से केवल संकेत में ही राम के विषय में महत्व समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। कौन है, पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझ करके सभी सखियों राम के सौंदर्य को एक रकम से, यानी कि एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ सग्र करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और ग्राम वधुओं के नेत्र सोवी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हैं। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर लेकर के कंप्लीट। अगला क्वेश्चन इसमें दूसरा पूछा गया था क्या, कि सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुपस्थ है, हमें ये बताना। अनुराग तड़ाक का क्या अर्थ है। दोनों क्वेश्चन का एक साथ आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या लिखेगा, देखिए इसका आंसर लिखेगा कि सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्रों का निर्माण, यानी कि नव निर्माण की भावना का अनुरूप है। ये वाला भी आंसर लिख करके 2 नंबर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिएगा, अनुराग तड़ाक का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा हो गया कंप्लीट। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, शीश जटा उर बहु विशाल। तो ये वाला भी आप लोग का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आप लोग का सेम हो जाएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया आप लोग को, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा बाबू। ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, देखिए आप लोग को वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ लेना है। क्या, इसको बता दे रहे हैं, देखो चलिए बता देते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, इसका क्वेश्चन दिया गया कि ग्राम वधुएं सीता जी से क्या प्रश्न पूछती है, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखना है कि ग्राम वधुएं, क्या लिखना है, ग्राम वधुएं सीता जी से यह प्रश्न पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले यानी कि श्री कृष्ण से मनमोहक तुम्हारे कौन हैं, ये तुम्हारे क्या लगते हैं। ठीक है, आंसर भी कंप्लीट ये वाला। अगला क्वेश्चन देगा, प्रस्तुत पद्यांश, क्या प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या इस प्रकार से इसको तैयार कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सवैया से लिया गया, क्या सवैया नामक से लिया गया, इसके कवि और जो है रसखान जी है। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा बाबू। यहाँ पर ये वाला तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। क्या करना है, वीडियो को रोक लेना है, क्या वीडियो को स्टॉप कर लेना और इसका आंसर यानी कि उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। यहाँ पर दिया गया है कक्षा आप लोगों का, ये भी कक्षा 10 का है। क्या सभी महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश दिया गया, जो कि हल सहित दिया गया, क्या हल सहित दिया गया। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, वाराणसी सुव्याख्यातम प्राचीन नगरी। ठीक है, तो ये वाला आप लोग का वाराणसी नामक पाठ से, यानी कि पहले चैप्टर से लिया गया। इसका आप लोग को देखिए संदर्भ कैसे लिखना है क्या, कि प्रस्तुत गद्यांश। इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। हम रीड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग का ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो आप लोग इसको रीड जरूर कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का इसका संदर्भ क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, संदर्भ लिख करके बाबू 2 नंबर कंप्लीट। आगे का क्वेश्चन इसमें दिया गया है हिंदी अनुवाद करना। क्या हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, देखो वाराणसी सुव्याख्यातम प्राचीन नगरी, यानी कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है और यह क्या है, स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है और इसके घाटों को घुमावदार पंक्ति क्षेत्र चांदनी में बहुत सुंदर लगती है और असंख्य पत्री भ्रमण असंख्य पक्षी है बाबू, यहाँ पर क्या असंख्य पक्षी भ्रमण करने के लिए, यानी कि भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं, यानी कि यात्री है, यहाँ का असंख्य क्या रहेगा, यात्री रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगणित यानी कि अगणित रहेगा। ठीक है, असंख्य यात्री यहाँ पर भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके यानी कि इसके क्या पर्यटकों की शोभा को देख करके उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये वाला हिंदी अनुवाद लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत का भाषण केंद्रम अस्ति, तो ये वाला आप लोग का भी भारतीय संस्कृत से लिया गया है, तो इसका वाराणसी पाठ से ही लिया गया। इसमें लिखना क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। ये वाला लिख करके हमारा कंप्लीट। हिंदी अनुवाद भी देख लो बाबू, हिंदी अनुवाद क्या है, हिंदी अनुवाद में कैसे लिखना है समझिएगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृत की प्रकाश सीधी यानी कि क्या सीधी सभी जगह से, यहाँ पर सभी जगह रहेगा, सभी जगह फैली है और मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन कला भारतीय दर्शन कला का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में भाषा में कराया। तो ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया ईयम नगरी वाला दिया गया, विविध धर्म वाला दिया गया, संडलम स्थली वाला दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया वाराणसी पाठ से ये भी उद्धृत है, तो इसका हिंदी अनुवाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी अनुवाद भी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या बता दें, क्या देखिए हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, लिखिएगा कि यह नगरी विविध धर्मों से मिलन का स्थान सही है रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर और क्या है गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु यानी कि लेखन कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प के लिए संसार में प्रसिद्ध है और यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती है और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं और यहाँ अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी क्या है, इस समय भी पालन कर रही हैं। तो इस समय भी पालन कर रहे हैं। तो ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया एकता बहाव दिया गया, तो ये वाला भी आप लोग का आंसर बता देता है। प्रबुद्धा ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया। इसका संदर्भ क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। ये वाला 2 नंबर लिख करके कंप्लीट। आगे का क्वेश्चन दिया गया हिंदी अनुवाद कीजिए, तो इसका हिंदी अनुवाद बता दे रहे हैं। देखिए हिंदी अनुवाद क्या है बाबू, लिखिएगा कि एक समय बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़ करके नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण थे, कुछ नगरवासी थे। उनके चुपचाप बैठे रहने पर एक नगरवासी ने ग्रामीण का उपहास उड़ाते हुए यानी कि क्या मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रामवासी पहले की बात आज तक भी गंवार और अनपढ़ हैं, ना तो उनका विकास हुआ और ना ही हो सकता है। उसके यानी कि उसके इस नगरवासी के क्या उसके यानी कि नगरवासी के इस प्रकार के कथन को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप शिक्षित और जानकार समझदार हैं। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन ये वाला दिया गया, तो ये वाला प्रबुद्धा ग्रामीण से लिया गया। ये वाला भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का हिंदी अनुवाद ये वाला बता देते हैं। हाँ, मुझे शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसे कहने पर ग्रामीण ने कहा, ये दूसरा वाला है। ठीक है, ग्रामीण ने कहा पहले आप ही पूछें। उस नगरवासी ने ग्रामवासी से कहा कि तुम ही पहले पूछो। या सुन करके वह ग्रामवासी बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर यानी कि अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है और उसे जो जानता है वह विद्वान है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग का दिया गया मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। ठीक है, ये वाला हमारा दिया गया, तो ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। इसमें क्या दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है,
ये आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। इसका आंसर क्या लिखिएगा, मानव जीवन को संवारना संस्कृत है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया हुआ सब हमारी संस्कृत है। क्या है, हमारी ही संस्कृत है। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां दिया अस्माकम संस्कृत सदा गतिशील वर्तते, यानी कि ये वाला भी हमारा लिख करके आप लोगों को इसका भी बता दे रहे हैं, इसको आप लोग को रीड कर लीजिएगा। इसमें दिया गया प्रस्तुत गद्यांश ये भी भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया। आप लोग को संस्कृत में भी ऐसे लिखना है, सिर्फ चैप्टर का नाम बदल जाता है बस, और प्रोसेस सब वही रहता है। समझ में आ रहा ना बाबू, ठीक है। इसका भी हिंदी अनुवाद बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या कीजिएगा कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है और मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए या समय अनुसार समय अनुसार नई नई विचारधाराओं को स्वीकार कर लेती है और नई नई शक्ति प्राप्त करती है। इससे दूरगाह यानी कि हर धर्मिता नहीं है, जो युक्त संगत और कल्याण करने वाला है और इसमें हर्षचकित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, भाव विचारों में उदारता और आचरण की में दृढ़ता। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके हो जाएगा हमारा कंप्लीट। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। आगे का क्वेश्चन जो हमारा दिया गया ये संस्कृत के पद्यांश दिया गया। तो चलिए इसका भी आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। देखो बाबू, ये जितना बता रहे हैं ना सभी को तैयार कर लीजिएगा। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का, और वीडियो को शेयर करना भी आप लोगों का काम है, ठीक है। वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करो। वीडियो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई जाती है। तो एक छोटा मोटा काम करना है ना, उसमें पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा, क्या लगेगा। सिर्फ क्या करेंगे, वीडियो को जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे, जितने भी विद्यार्थी होंगे, उनके पास जब वीडियो शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि शेयर कर दें, ताकि हमको भी पता चले और तसल्ली मिल सके, ठीक है। यहाँ पर वाराणसी नामक पाठ से हमारा पद्यांश पहला लिया गया। क्या दिया गया देखिए, दिया गया मरणम मंडलम यत्र विभूषणम कोपीन यत्र कोशयम सा कासिन केन मियते। ये वाला हमारा लिया गया। इसका संदर्भ क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक। यहाँ पर देखो श्लोक भी लिख सकते हो, पद्यांश भी लिख सकते हो, कौनो दिक्कत ना है, ठीक है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिखना क्या, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है, जो कि 2 नंबर लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या देंगे, हिंदी, इसका हिंदी अनुवाद क्या करना है। देखो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ पर कोपीन यानी कि लंगोटी ही रेशम या राख है, और यहाँ काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समानता किससे की जा सकती है, तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी प्यारा सा लिख करके समझ में आ गया ना, लिख करके भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अनुयुक्त विलास वाला जो चैप्टर दिया गया, इसमें देखो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि बता दिया। 1-2 और होगा तो उसको आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा, अगर मन करेगा, इच्छा होगी तो, ठीक है। यहाँ पर देखो लेकिन जरूर तैयार कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। ये आप लोग 1-2 अपने खुद से तैयार कर लीजिएगा। इस चैप्टर से ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को देखे क्या देगा, नीर श्री विवेक हलासिया और तत्व में तनेश चेत, ये वाला दिया गया। तो इसका संदर्भ क्या लिखना है, ये आप लोगों का लिया गया, अनुयुक्त विलासा नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। तो ये आप लोग इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद, हे हंस यदि तुम्ही दूध और पानी को अलग करने में आलसे यानी कि आलसी करोगे, क्या आलस्य करोगे, सॉरी यहाँ पर आलसी नहीं बाबू, आलस्य, क्या है, आलस्य करोगे, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तो ये वाला आंसर लिख करके कंप्लीट। अगला क्वेश्चन दिया गया, वीर वीरण पुस्त नामक पाठ से लिया गया। क्या दिया गया है, बंधनम मरणम वप जपो जयो वप पराजय, ये वाला हमारा दिया गया। इसमें भी अथवा करके 2-2 ऑप्शन रहता है पेपर में, ये जान लो। अथवा करके चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, ठीक है। तो सभी को बता दे रहे हैं। अगर देखो पूरा चैप्टर को बता देंगे तो हमारा क्या बताने का पर्पस क्या रहेगा, मतलब क्या रहेगा बाबू, आप लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद से भी थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिएगा, लेकिन ये जो बता रहे हैं ना, इसको जरूर तैयार हो जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका देखो संदर्भ क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वीर वीर नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि पाठ से अवतरित है या लिया गया, ठीक है। लिख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या करेंगे, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट।
अगला क्वेश्चन दिया गया भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। क्या दिया गया? सर्वे भवन सुखिन सर्वे संतु निर्मया सर्वे भद्राणि पश्युमा कस्यचित् दुर्भाग् भवत्। तो ये वाला जो लिया गया ये भारतीय संस्कृत से लिया गया। इसका आप लोग को संदर्भ लिखना यहाँ पर स्क्रीन पर है, आप लोग जरूर संदर्भ कैसे लिखना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है या नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, कुछ भी लिख दो, सब सही माना जाएगा। सब तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। जो आप लोग को अच्छा लगेगा, जो आप लोग को प्यारा लगेगा, उसी को आप लोग को रख लेना है माइंड में, उसी को लिख देना है, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे ये जान लीजिएगा। हिंदी अनुवाद करेंगे इसकी, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इस प्रकार से ये वाला भी आंसर लिख करके हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां वाला दिया गया है, ये वाला भी आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। ये जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया। क्या जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया? यहाँ पर आप लोग जीवन सूत्राणी वाला ये संदर्भ लिखना, इसका अनुवाद स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। वीडियो को रोक करके यानी कि स्टॉप करके ये तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन छठवां ने दिया गया, तो छठवां वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर 6 वाला भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एक आप लोग का प्यारा सा और दिया गया। क्या दिया गया है? कि न हित्वा प्रियो भवन्ति किनु न हित्वा शोचत, यानी कि ये वाला भी बता दे रहे हैं। ये भी आप लोग को जीवन सूत्राणी से लिया गया है, यानी कि क्या मनुष्य क्या छोड़ करके प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़ करके शोक नहीं करता है, मनुष्य क्या छोड़ करके धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़ करके सुखी हो जाता है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर युधिष्ठिर यानी कि क्या कहता है, यहाँ पर ये कहता है, यहाँ पर यही वाला ना, यहाँ पर देखो कहता है कि मनुष्य अहंकार को छोड़ करके प्रिय हो जाता है, युधिष्ठिर कहते हैं। यक्ष यहाँ पर ये कहते हैं, पूछते हैं, और युधिष्ठिर यहाँ पर कहते हैं। समझ में आ रहा ना? यहाँ पर मनुष्य अहंकार को छोड़ करके प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़ करके शोक नहीं करता है, मनुष्य इच्छा को छोड़ करके धनवान हो जाता है, और मनुष्य लोभ को छोड़ करके सुखी हो जाता है। तो हमारा आंसर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक था। क्या था? पूरा 1 घंटा में आप लोगों का ये सभी टॉपिक को बता दिया गया, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो एक छोटा मोटा काम करना है कि इस वीडियो को क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, तो वहां से आप लोग जा करके जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा। और आप लोगों का इंस्टाग्राम पे किसी प्रकार की समस्या होती है, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें जरूर मैसेज कर सकते हैं। उसका भी लिंक कहाँ पर दिया गया? इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।